जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट सब्जेक्ट हमारा आज पहला लेक्चर इसका। आज के लेक्चर में हम ओरिएंटेशन होगी, कुछ प्लानिंग के मैटर डिस्कस करेंगे। जो टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज प्रोबेबली उनमें से कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं होगा। इक्का दुक्का कंसेप्ट्स होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज का लेक्चर ज़रूरी नहीं है। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि थ्रू आउट द सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो थ्रू आउट द सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, इसलिए लेक्चर को आपने अटेंटिवली सुनना है। आज के लेक्चर में हम प्लानिंग डिस्कस करेंगे, यानी हम अपना नेक्स्ट जो सेशन है पूरा तकरीबन 100 के करीब लेक्चर्स हैं, इसको कैसे लेके चलेंगे वो प्लानिंग आज डिस्कस करेंगे। बल्कि इसी बात से रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट देता चलूँ हमारे ऑडिट प्रोफेशन का ही। आपने अकाउंटिंग प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से फेमिलियर होंगे, ठीक है जी। काउंटिंग स्टैंडर्ड से आप फेमिलियर हैं तो काउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा होता है कि डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। जैसे इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसे करनी है, फिक्स एसेट्स की काउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही सही कह रहा हूँ मैं? अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट है ना ऑडिटिंग, ठीक है, इसमें हमने जो कुछ करना है ये भी स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। हमारे इस ऑडिटिंग प्रोफेशन के भी स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वैसे ही ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा है। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो अकाउंटेंट्स ने बनाई हैं उन्हें चेक कैसे करना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में एक कंसेप्ट है, वो क्या कंसेप्ट है? वो कहते हैं प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। प्लानिंग जो है वो परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अहम है, ठीक है। इसलिए कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग की तो उसको एग्जीक्यूट करना और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर प्लानिंग के बगैर ही काम करते रहेंगे कुछ पता नहीं होगा हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो हमारा है प्लानिंग के ऊपर कि हमने किस तरीके से इस पूरे सेशन को लेके चलना है। इसके बाद जो रिमेनिंग 100 के करीब हमारे लेक्चर्स होंगे वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर होंगे। इसी प्लानिंग के मुताबिक हम आगे चल रहे होंगे और हमारा लेक्चर कुछ उसकी कंपोजिशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि हमारा लेक्चर किस तरीके से चला करेगा और आपने उसको फॉलो करना है। क्योंकि ऑडिट के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट या इसके बारे में कोई बेसिक्स भी कहीं किसी जगह नहीं पढ़ी होती। अगर आप सीए के दूसरे सब्जेक्ट्स लेना तो किसी हद तक बाज़-औक़ात किसी लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है। जैसे मैथ वगैरह के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, इससे पहले इंटर में या मैट्रिक में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इंग्लिश के बारे में बाज़-औक़ात अकाउंटिंग की भी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग अगर आपने आई.कॉम बी.कॉम वगैरह किया है डेवलप होती है। लेकिन प्रोबेबली ऑडिट वो सब्जेक्ट है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। तो हमें ज़ीरो से उठा के बच्चे को एंड तक लेके जाना होता है जहाँ पे आईकैप रिक्वायर करता है। इसके लिए हमारे पास सिर्फ 100 लेक्चर्स हैं और इसमें कंसेप्ट्स कोई तकरीबन 250 के करीब है, 230 से 250 के दरमियान कंसेप्ट्स हैं। तो चूँकि लेक्चर्स हमारे पास कम है, कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमने फुली प्लान होके चलना है, रूटीन सेट करनी है और डेली उस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है जी। ऐसा नहीं करना कि शुरू में स्लो और एंड में स्पीड हम तेज़ कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि जो बर्डन पहले दिन है वही बर्डन आपके ऊपर
आखिरी दिन हो, यानी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलें। इसीलिए आज के लेक्चर में जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस होगी वो आपने अच्छे तरीके से उनको समझना है। ओरिएंटेशन है, क्या होगा जी? इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, कुछ फेलियर की रीजंस आपके साथ स्टार्ट में ही शेयर कर दी जाएगी ताकि आप उनको अच्छे तरीके से समझ लें और कोशिश करें कि ये गलतियां आप ना दोहराएं। कुछ एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। लेक्चर प्लान, ये प्रोबेबली आपके लिए सबसे अहम होगा समझना, क्योंकि फिर अगले पूरे 100 लेक्चर्स में हमने इसको फॉलो करना है और कुछ दूसरे छोटे मोटे कंसेप्ट्स हम साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर जी? तो आज हमारा ओरिएंटेशन क्लास में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे रुक के चेक पॉइंट, मुझे बताइए अभी तक की डिस्कशन में मैंने आपसे ऑडिट का एक बहुत अहम कंसेप्ट आपको बताया है, वो कंसेप्ट कौन सा है बता सकते? प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो आज हम प्लानिंग मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, प्लानिंग का हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ अभी थोड़ी देर में हमारे भाई शेयर कर देंगे। फिलहाल आप सिर्फ प्रोजेक्टर की तरफ देखिए और चीज़ों को नोट करते जाइए। नहीं जी, नहीं नज़र आ रहा ये। अच्छा, ये एक पेज है, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप इसको क्यों बोलते हैं कि जो भी हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये उसका सारा खुलासा आपके सामने एक नज़र में आ जाता है। इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको हर चैप्टर के एंड पे या स्टार्ट में मिल जाया करेगा। इस डॉक्यूमेंट को आपने रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। याद करेंगे, पढ़ेंगे आप किताब से ही, लेकिन किताब के अंदर जो अहम चीज़ें हैं, जो उसका मगज़ होता है कंसेप्ट्स का, वो निकाल के हम अलहदा से पेज की शक्ल में आपको दिया करेंगे। वो इस तरीके का पेज होगा, इसमें की पॉइंट्स होंगे, ये आपने रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट के अंदर वो रिवाइज़ कर देता है। ठीक है, वरना बुक से अगर आप रिवीजन करें वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें टाइम नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये सिर्फ की पॉइंट्स होंगे। तो हमारा जो आज का ओरिएंटेशन है, इसका माइंड मैप ये आपके सामने है। इंस्ट्रक्टर के बारे में हम पहले बात करने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर भाई, वो टीए भाई है, कोई स्लाइडर होता था हमारा एक, चले ठीक। इंस्ट्रक्टर, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। देखें, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, प्रोफेशनल हैं, और इस सब्जेक्ट के बाद आपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है। आपने अपना कोई भी डिसीजन ज़िंदगी का बगैर रिसर्च के नहीं करना, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो फर्म की सिलेक्शन होती है या टीचर की सिलेक्शन होती है, ये बहुत अहम और क्रिटिकल होती है। इसमें बहुत से हम डिफरेंट फैक्टर्स को वैल्यूएट कर रहे हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपका टीचर होता है और जो फर्म, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर गहरा असर छोड़ते हैं, ठीक है। आप अनइंटेंशनली, जैसे आज, हालांकि मुझे आर्टिकल्स कंप्लीट किए, क्वालिफाई किए हुए 15 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फर्म में जिस तरीके से चलती थी, आज भी हमारी आदत है, हम उन चीज़ों को उसी तरीके से काम करते हैं, वो आदत ही पड़ गया उस तरीके से काम करने की, ठीक है। इसीलिए आपके लिए टीचर की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि आप उसको सेलेक्ट करने से पहले एवेल्यूएट करें कि आया ये टीचर जिससे हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपने सब्जेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने? 20,000 गलत, आपके 22,000 ये भी गलत, 22,000 ये भी गलत। आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं की, आपने इन टर्म्स ऑफ टाइम भी इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने, अगर आपका ये डिसीजन गलत हो गया तो सिर्फ आपका 22,000 ज़ाया नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी के 6 महीने भी ज़ाया हो जाएंगे। और सोच में डाल दिया, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, 6 महीने ज़ाया। और ये इसका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन 6 महीने लेट हो गई। 6 महीने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपको सैलरी मिलनी थी, वो अब आपको नहीं मिलेगी। तो डिसीजंस करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं,
नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी हमने कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो बहरहाल अब तो जो हो गया सो हो गया। अब इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था मैं 2008 में, तकरीबन 15 साल के करीब हो गए हैं। और फुल टाइम टीचिंग क्वालिफिकेशन के बाद कुछ अर्सा फॉर्म में जॉब की मैंने, फिर उसके बाद 1 साल के बाद तकरीबन टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद से आज तक फुल टाइम टीचिंग ही कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा CFAP लेवल पे भी ये सब्जेक्ट जो है कैफेट CFAP लेवल पे ये CFAP 6 होता है, इसका एडवांस वर्जन, वो भी मैं टीच करता हूँ। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट ये क्या, इसकी नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइए, हाइब्रिड क्लास में आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? हाइब्रिड क्लास में अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो हाथ उठा दीजिए, शाबाश। चलिए, सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में किया क्या जाता है? देखें, मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट है काउंटिंग, एक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑडिट। अकाउंटिंग में और ऑडिट में फ़र्क क्या है? अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे, और ऑडिट में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना सीखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। इवन अच्छा, ये सब्जेक्ट ऐसा ना समझिए आपके लिए कोई नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, ये आपकी डेली रूटीन में बिल्ट इन फैक्टर होता है ये स्किल। ऑडिट का इन शॉर्ट कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ ऑडिट सब्जेक्ट है क्या, आपने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आपने कहना एक लफ्ज़ में बताऊंगा ऑडिट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन करना। ऑडिट का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन करना, ठीक है। आपके लेवल पे वेरिफिकेशन होती है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लेकिन जब आप CFAP लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। तो ऑडिट का मतलब क्या? वेरिफिकेशन करना। किस चीज़ की वेरिफिकेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने कभी काउंटिंग का कोई क्वेश्चन किया और उसको करने के बाद अगर अपने टीचर को चेक करवाया या अपने किसी दोस्त को चेक करा, भाई ये देखो क्या ये क्वेश्चन मैंने ठीक किया है, तो आपने उस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया। लेकिन जो आपका दोस्त है, जो आपका टीचर है, जो ये चेक कर रहा है कि क्वेश्चन आपका ठीक है कि नहीं, उसने क्या किया? उसने ऑडिट किया। उसने क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया, बल्कि क्या किया? आपके क्वेश्चन को देख के चेक किया और उसमें से जो गलतियां थी वो आपको बता दी, और अगर कोई गलतियां नहीं थी तो आपको कह दिया कि ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या? वेरिफिकेशन करना। हम अपने सिलेबस की हद तक किसकी वेरिफिकेशन करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। शाबाश। नेचर क्या है? अच्छा, ये बहुत अहम एरिया, ये मैं चाहता हूं आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है। नेचर सब्जेक्ट की समझ आ जाए ना, उसके मुताबिक ही फिर उसकी प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। नेचर ये प्रैक्टिकल प्लस जजमेंट, अनलाइक काउंटिंग की तरह नहीं है। काउंटिंग क्या होता है? उसमें न्यूमेरिकल पेपर है, ऑडिट नंबर्स होते हैं, नंबर्स। ऑडिट में नंबर्स नहीं होंगे, 2-3 चैप्टर्स में कुछ नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वरना ऑडिट में नंबर्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है? टेक्स्ट, इंग्लिश, पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल प्लस जजमेंट। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी इसमें जो प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल का मतलब है आप जो कुछ भी सीखेंगे 100%, 99.9 भी नहीं कह रहा, 100% प्रैक्टिस में अप्लाई होता है। किसी भी कंसेप्ट के बारे में आप ये नहीं कह सकते सर ये तो सिर्फ किताबों में है, प्रैक्टिस में तो अप्लाई नहीं होता। जैसे आपने शायद QM में मैथ बहुत स्टैटिस्टिकल फार्मूला पढ़े होंगे, मैथ के फार्मूला पढ़े, वो आप सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने इस्तेमाल नहीं की कभी, और प्रोबेबिलिटी फिर भी चले इक्का दुक्का कुछ एडवांस टॉपिक्स में यूज हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से टूल्स ऐसे हैं, ठीक है, वो हमने यूज नहीं करते। लेकिन ऑडिट में जो कंसेप्ट भी आप पढ़ेंगे 100% प्रैक्टिस में अप्लाई होता है, इसलिए हमने इसे कहा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अच्छा, प्रैक्टिकल के साथ में जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ये जजमेंट क्या है?
ये जजमेंट, और ये बहुत अहम स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगी, जो आपको डेवलप करना पड़ेगी। घर में मेहमान आए, बड़े भाई ने कहा ए भाई जाओ कोक लेके आओ, घर से बाहर निकले, दुकानदार के पास गए, उसे कहा कोक की बोतल, उसने कहा कोक की बोतल खत्म हो गई। क्या करेंगे? वापिस के भाई से पूछेंगे कि भाई कोक खत्म हो गई, क्या करें? या उधर से स्टिंग ले लेंगे, पेप्सी ले, वे क्या करेंगे? पान ले आएंगे। ऐसे ना करें। अच्छा, किसी तो ये अगर कोक नहीं है, घर से कोक लेने के लिए निकले, कोक नहीं है, आपने कहा चले पेप्सी से भी काम चलेगा, बे मेहमान को कुछ ठंडा पिलाना है तो पेप्सी, ये आपने अपनी जजमेंट अप्लाई की। तो याद रखिए ऑडिट में बहुत सी जगहों पे ऐसे, अकाउंटिंग में जजमेंट नहीं होती। अकाउंटिंग में आपको जो सिखाया जाता है, आपने जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वैसे ही करनी है, ठीक है? जैसे इंपेयरमेंट लॉस सिखाया, जैसे एनआरवी की कैलकुलेशन सिखाई, वैसे ही करना है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। लेकिन ऑडिट में गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आप कुछ जगहों पे जहां पे गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, जहां पे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाती है, वहां पे आप अपनी मर्जी से प्रोसीजर्स लिख सकते हैं, यानी अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जजमेंट अप्लाई करना गुड थिंग है, ये गुड कंसेप्ट, कुछ के लिए बैड। जो तो थोड़ा सा सोचते हैं ना, सोचते हैं, उनके लिए जजमेंट अप्लाई करना गुड थिंग है कि सर नो प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें जो हमें स्टैंडर्ड ने कहा है ये काम करो, वो नहीं कर सके तो कोई सोच के दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा के ऊपर फोकस करते हैं, उनके लिए जजमेंट अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? तो बहरहाल हमें जजमेंट अप्लाई करना सीखना है। जजमेंट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाए तो हमने फैसला करना है इसमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और ये देखिए, जजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन जरूर होगी, इंटायरली डिफरेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिखाया जमीन है और पूछ लिया आसमान, ऐसा नहीं होगा। जजमेंट की एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने गाड़ी चलाना सीखनी है, ड्राइविंग सेंटर गए, ड्राइविंग सेंटर वाले ने आपको कहा जा भाई टोयोटा गाड़ी है मेरे पास, देखो ड्राइविंग सिखाता हूं। आपने टोयोटा गाड़ी सीख ली ड्राइविंग, फिर उसके बाद आपने कहा अच्छा, घर आए, घर आके आपने वाले साहब से कहा ड्राइविंग सीख ली, वाले साहब ने खुश होकर कहा अच्छा ये लो होंडा सिविक। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये तो मैंने सीखी ही नहीं। ये वाले साहब को क्या कहेंगे? नहीं वाले साहब मैंने ये सिविक नहीं लेनी, मैंने तो सीखी नहीं। भाई ऐसा ही है ना, सिविक थोड़ी सीखी तो होंडा, वो टोयोटा सीखी है, सिविक थोड़ी, होंडा थोड़ी सीखी। तो क्या करें? गाड़ी का ये मॉडल नहीं सीखा, क्या करेंगे? वापस कर देंगे ने कि अपनी जजमेंट की बेस पे उसको चलाएंगे। भाई बेसिक फंक्शन तो सारे वही होंगे, ठीक है? रेस भी उधर है, ब्रेक भी उधर है, बाकी सारे फंक्शन भी उधर, बस थोड़ा सा फर्क होगा जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है फर्क। तो इसीलिए याद रखिए, हम ऑडिट में भी डिफरेंट कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन मे भी हम क्लास में सीखे टोयोटा और होम असाइनमेंट में आ जाए सिविक आ जाए या कोई और मॉडल आ जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट आ गया, नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट वही, बैक एंड पे सारी चीजें वही, रूल्स होंगे जो आपने क्लास में सीखी है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ रहे हैं? तो आपने अपनी जजमेंट की बेस पे फिर डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। ये समझ आ गया? जजमेंट इस सब्जेक्ट में जो सबसे अहम स्किल है, सबसे अहम स्किल पास होने वो है जजमेंट। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं, एंड तक ये समझते रहते हैं सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को रट्टा लगाते हैं, जो एग्जाम में आएगा एज इट इज छाप देंगे। ऐसा नहीं होगा, आई कैप को भी पता है, ठीक है, कि आप लोग रट्टा लगाने के एक्सपर्ट है। रट्टा लगाना अक्सर स्टूडेंट्स को ईजी लगता है, इसलिए आई कैप ऐसे क्वेश्चन, ऐसी केस स्टडी देता है जो कि जजमेंट को टेस्ट करते हैं आपकी। आगे चलते हैं जी, प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट्स का मतलब क्या? इस सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले क्या जरूरी है? इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ा होना जरूरी है, जो कि आप पीएससी स्टेज पे पढ़ लेते हैं। FAR 1 पढ़ा होना लाजमी नहीं है,
लेकिन अगर पढ़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, लाजमी नहीं है पढ़ा हुआ। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने FR1 नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं दो दफा पढ़ा? नहीं चले ठीक है, 2 दफा पढ़ा, बहुत अच्छा, पक्का हो गया सब्जेक्ट, पक्का हो गया। FR1 और कैफ 7 कंपनी लॉ, ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर पढ़े हों तो कुछ कंसेप्ट्स ऑडिट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और FAR2 तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं, FAR2 तो भाई FAR1 को मैंने ऑप्शनल कह दिया तो FAR2 तो दूर की बात है, लाजमी नहीं, इसलिए कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जरूर जो आप FAR1 या FAR2 में पढ़ेंगे और ऑडिट में यूज होते हैं, लेकिन वो आपको इस क्लास में सिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़े भी हैं तो भूल चुके होंगे, ऐसे है ना, पेपर दे के आते हैं सारी चीजें भूल जाती हैं। डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट, ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी है, लेंथी है, मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट लेकिन लेंथी। मैंने बताया ना, बिल्कुल बेसिक 0 से स्टार्ट करके बच्चे को 100 पे लेके जाना होता है, जो ICAP की रिक्वायरमेंट है। पासिंग परसेंटेज अगर आप एनालिसिस करें पिछले 10-12 अटेम्प्ट्स का, इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज अकाउंटिंग के सब्जेक्ट जैसे FR2 जैसे कॉस्ट उससे कम है, पासिंग परसेंटेज कम है, इसमें कम स्टूडेंट पास होते हैं, FR1 FR2 में ज्यादा। इसकी रीजन क्या है? क्या ये मुश्किल है? रीजन ये नहीं मुश्किल है, रीजन ये है कि इसको टाइम नहीं स्टूडेंट्स देते, प्रैक्टिस नहीं करते। कहते हैं सर लिखना क्या, इसमें थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसको तो सिर्फ पढ़ना काफी है, याद करना है, लिखना थोड़ी होता है, हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। सर मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गई क्या लिखना है, एग्जाम में लिख दूंगा, अभी नहीं लिखना कुछ मैंने। लेकिन अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बच्चा कभी ऐसे नहीं करता। और क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ आपने देख अकाउंटिंग का, सर देख लिया, पता चल गया क्या क्या करना, छोड़े, बल्कि अच्छा उसमें ऐसे करते हैं आप? नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन जैसा ही आएगा ना, और सर पता चल गया क्या लिखना है, क्या हालांकि याद रखिएगा इसमें ऑडिट के पेपर में भी और बाकी के जो लॉ वगैरह के पेपर, इसमें भी एक एक लफ्ज से कंसेप्ट बदल जाता है, आगे चल के देखेंगे आप। बिफोर से कंसेप्ट कुछ और है, आफ्टर से कंसेप्ट कुछ और बन जाता है, बिल्कुल डिफरेंट, हालांकि छोटा सा लफ्ज है बिफोर आफ्टर। टू से, ऑन से, टू का वर्ड है कंसेप्ट कुछ और बनता है, ऑन का वर्ड है कंसेप्ट कुछ और बनता है, छोटे से लफ्ज हैं लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट। ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ देख के आपको समझ नहीं आती, पिक नहीं कर पाते, तो इसलिए प्रैक्टिस करना लाजमी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यही परसेंटेज आपके सामने है। याद रखें अकाउंटिंग से मुश्किल नहीं है, ये आसान है ऑडिट का सब्जेक्ट, ऊपर बता दिया मॉडरेट है FAR2, लेकिन पासिंग परसेंटेज कम किस वजह से है? मेहनत ना होने की वजह से, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह परसेंटेज इंप्रूव होगी, वरना यही रहेगी। पेपर पैटर्न क्या है? इस पेपर में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक रिप्रोडक्शन के रटे वाले क्वेश्चन और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो तकरीबन 30%, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 70%, रिप्रोडक्शन का तकरीबन, और केस स्टडी। ये पता है आपको क्या, ये परसेंटेज क्या मैसेज आपको दे रही है? किताब को अगर आपने 100% भी याद कर लिया पास नहीं हो सकेंगे, 30 मार्क्स का पेपर। केस स्टडी जब तक अटेम्प्ट करना नहीं सीखेंगे, और केस स्टडी क्या है? जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ये है जजमेंट। केस स्टडी में जजमेंट अप्लाई होती है, हर केस स्टडी में जजमेंट अप्लाई नहीं होती, लेकिन बहुत सी केस स्टडीज ऐसी हैं जिनमें जजमेंट अप्लाई होती है। इसीलिए आज के दिन आपको बता रहा हूं, याद जरूर करना है, 30% भी मार्क्स सिक्योर करने हैं ना, याद जरूर करना है, लेकिन सिर्फ याद करना काफी नहीं है, केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरी और केस स्टडी में क्या फर्क होता है? थ्योरी जो याद किया है आंखें बंद करके छाप दो, केस स्टडी का मतलब क्या है
जो याद किया है उसको प्रैक्टिकल डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये हम आगे सीखते रहेंगे। ये है जी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। कुछ समझ आई? तो इसमें अहम चीजें क्या हुई? सबसे अहम चीज क्या हमने सीखी? ये जजमेंट इन्वॉल्व होगी इसमें। दूसरा केस स्टडीज आएंगी, जजमेंट इन्वॉल्व हो और केस स्टडी है। रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप बनेगी केस स्टडी के ऊपर। रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे जी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मेजर रीजन ऑफ फेलियर, कुछ रीजन, ज्यादातर रीजन आई कैप के पास पेपर के एग्जामिनर कमेंट से उठाई हैं। कुछ रीजन ऐसी हैं जो क्लास में बैठ के टीचर को अंदाजा हो जाता है क्या गड़बड़ हो रही है। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, सबसे बड़ी रीजन क्या है फेल होने की? अकाउंटिंग की तरह याद रखें, जितना अकाउंटिंग FR2 को टाइम दे रहे हैं उतना ही ऑडिट को टाइम दे रहे हैं, तो आप ऑडिट का हक अदा कर रहे हैं। अगर आप जिस दिन आपने अकाउंटिंग को टाइम ज्यादा दिया, ऑडिट को टाइम कम दिया, इसका मतलब आप ऑडिट की हक तलफी कर रहे हैं, ठीक है, जो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, कैसे नहीं होने देंगे भाई? आप घर बैठे आप कहें नहीं करता सर, ऑडिट की किताब नहीं खोलता, ये ले, आप कैसे इंश्योर करेंगे? मैकेनिज्म है हमारे पास इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे पता चलता जाए। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड पावर वर्ड्स, पावर वर्ड, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड ना करना। फर्ज कीजिए किताब के 350 सफ़े हैं, सारे सफ़े ही अहम हैं, जो कंसेप्ट लिखा है सारा ही अहम है, लेकिन इन 350 सफ़ों से ज़्यादा अहम वो 6 सफ़े हैं जो क्वेश्चन पेपर के हैं। एग्री करते हैं कि नहीं? सारे कंसेप्ट, जब क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा सारे कंसेप्ट अहम नहीं रहेंगे, सिर्फ वही रहेंगे जो उसने पूछे। क्वेश्चन पेपर के अंदर भी सबसे अहम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, वो चंद लाइंस, वो डिसाइड, वो अगर आपने सही तरीके से समझ ली, क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, पेपर आपका पार। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे जैसे काउंटिंग, भाई काउंटिंग में इस ट्रायल बैलेंस दिया होता है, नीचे एडजस्टमेंट लिखी होती है, हमेशा वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो, भाई ऐसा ही होता है ना नॉर्मली। इस तरह के सेट पैटर्न के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं ना, इसी तरह की गिवन ऑडिट में ऐसा नहीं होता। एक ही सिचुएशन डिफरेंट एंगल से पूछ लेता है, सीन एक ही दिखाएगा, सिचुएशन एक ही सामने लेके, कभी वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा, बताओ, कभी विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा। आप कहें नहीं ये तो हमेशा हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, प्रैक्टिस तो ऐसे ही की, ठीक है, एग्जाम में भी वो ऐसे ही पूछा होगा। नहीं, गौर से पढ़ना है किस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी बनाई है उसने, रिक्वायरमेंट को। और पावर वर्ड्स क्या होते हैं? पावर वर्ड्स ऐसे छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो पूरे क्वेश्चन को पलट के रख देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टू, ऑन वगैरह, बिफोर, आफ्टर वगैरह, इस तरह के अल्फाज। तो पावर वर्ड्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। जब हम केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, एक एक लफ्ज को पढ़ के हम अंडरलाइन कर रहे होंगे, इसका ये मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला, ये लफ्ज हमें बता रहा है कि सोल्यूशन में ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो नहीं पढ़ते रिक्वायरमेंट को जनरली समझते हैं कि जी हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन हमेशा नहीं आते। सेम सिचुएशन फिर बता रहा हूं, एक सिचुएशन हमारे ऑडिट में 3 चैप्टर्स में डिस्कस होती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो वो चैप्टर डिफरेंट हो जाता है। सिलेक्टिव स्टडी करना हर तकरीबन सब्जेक्ट में इसी तरीके से होता है। शुरू के चैप्टर्स जो आपने पढ़े होते हैं उनके ऊपर ज्यादा मेहनत लगाते हैं, और जो एंड वाले चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर मेहनत आपकी कम होती है। आपने ऐसा नहीं करना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो एंड वाले चैप्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आईकैप को भी इसका पता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो टॉपिक एंड पे तैयार करते हैं वो उनके वीक होते हैं, ऐसे है ना। ऐसा क्यों होता है? 4 महीने का सेशन है, शुरू के 2 महीने में जो पढ़ा उसको तैयार करने के लिए 4 महीने हैं, और आखिरी 2 महीनों में जो पढ़ा उसको तैयार करने के लिए 2 महीने हैं, और फिर आखिरी 2 महीनों में शुरू वाले 2 महीनों का काम भी तो करना है, रिवाइज करना है। तो इसीलिए नॉर्मली देखें, और ये हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से होता है,
आखिरी एंड पे जाके टॉपिक्स वीक, और आई कैप ने एनालिसिस किए होते हैं कौन सा टॉपिक वीक है, और आई कैप फिर वहां से टेस्टिंग करता है। कभी आपने ये सोचा यार यही तो टॉपिक, यही तो क्वेश्चन छोड़ के आया था, आई कैप को कैसे पता चल गया वही आगे क्वेश्चन में? आई कैप को कैसे एनालिसिस होता है आई कैप का पीछे। पिछले सेशन में जो पुरख आपके गलतियां करते आए हैं वही गलतियां आप भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपने जो खास तौर पे जब आप सेकंड हाफ में जाएंगे इस सेशन के, उस वक्त मेहनत ज़्यादा करनी। अच्छा, अब हमने इसको बिल्ट इन किया इस तरीके से कि जब आप सेकंड हाफ में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको ऑनगोइंग टॉपिक में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक के, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। एब्सेंटिज्म, छुट्टी करना, सर दर्द, बारिश हो गई, कोई प्रॉब्लम, सर आंख नहीं खुली, छुट्टी, जितनी ज्यादा छुट्टियां करेंगे पासिंग परसेंटेज उतना डिक्रीज। एक छुट्टी का रफ सी असेसमेंट है, रफ असेसमेंट है, एक छुट्टी करने से पासिंग परसेंटेज 2% रिड्यूस हो जाती है, एक छुट्टी कर। और जो 50 छुट्टियां कर ले, इसका मतलब ऐसे ही ना, वो कंफर्म फेल है ना, कंफर्म फेल बिल्कुल। और जो एक छुट्टी करे वो 2% उसका, हाँ जी, 98% पे आ गया उसके, अगर वो सारा काम कंप्लीट कर लेता है। यूजिंग मोबाइल इन क्लास पर्टिकुलरली एट, अच्छा ये सुनना है, ये आपके लिए बहुत ही सख्त ऑर्डर जारी होने वाला है। क्लास में जैसे ही आपने एंटर होना है, आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए या कम से कम साइलेंट, और आपके सामने नहीं होना चाहिए, आपके सामने बैग में होना चाहिए। मोबाइल में जहां कहीं मैं क्लास में आया और किसी स्टूडेंट कोई मोबाइल को यूज करता हुआ, या उसको क्लास से बाहर रहने का, हाइब्रिड वाली क्लास में बिठा दूंगा अगर फिजिकल, और अगर हाइब्रिड वाला स्टूडेंट हुआ फिजिकल में नहीं, फिजिकल में नहीं, ठीक है? अब समझ आए आप, जब्त भी किया जा सकता है, हाँ जी। तो क्लास में मोबाइल आपके सामने भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल आपके अगर क्लास में आप जल्दी आ गए, 5-7 मिनट के बाद लेक्चर शुरू होना है, जल्दी आ गए हैं, तो आप उतनी देर में बैठ के अपने प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर लें। मोबाइल का आपको कोई ऐसी अहम कॉल नहीं आनी जो कि सुनना जरूरी, इतना जरूरी हो आपके लिए कि लेक्चर छोड़ दें, नहीं, अटेंशन डाइवर्ट होती है। ये मोबाइल वाली बात खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। वीकली, अच्छा, नॉट लिसनिंग टू क्वेश्चंस ऑफ अदर, दूसरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को नहीं सुनते, समझते हैं कि जी एसी का क्वेश्चन है, मेरा है ही नहीं, जब तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है अपना क्लास का, मैं तब तक देख लूँ कोई अहम मैसेज तो नहीं आया। ऐसे काम नहीं करने, दूसरों के सवालों को तसल्ली से सुनना है। नॉट अटेम्प्टिंग वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सर तैयारी नहीं हुई, तैयारी करके, अच्छी सी तैयारी करके फिर टेस्ट दे दूं, वो अच्छी सी तैयारी कभी भी नहीं होती। इसलिए जैसी तैयारी है वैसा ही आपने टेस्ट दे देना है, वीकली टेस्ट लाजमी देना है। कुछ एडवाइसेस, मशवरे जिनके ऊपर आपने कभी अमल नहीं करना, आदत है आपकी, कह नहीं रहा कि नहीं करना, आपने करना चाहिए आपको, ठीक है? क्या फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर, पंक्चुअल, रेगुलर का मतलब क्या, रोज आना, पंक्चुअल का मतलब क्या है, टाइम पे आना है। बी अटेंटिव इन क्लास, इधर तक, हाँ, सोना नहीं क्लास में। आस्क क्वेश्चंस, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस पूछे, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आपने उसी टाइम में क्वेश्चन पूछने हैं। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्ट हॉस्टल और हॉस्टल मेट्स केयरफुली सेलेक्ट, जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे शहर से आए हैं, हॉस्टल की सिलेक्शन में ध्यान रखना है, कुछ थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर लें, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां आप आसानी के साथ पढ़ सके। इतनी ज्यादा कुर्बानी दी है ना, थोड़ी सी कुर्बानी और दे दें। बाज़ का स्टूडेंट्स आके शेयर कर रहे होते हैं, सर हॉस्टल में हालात बड़े खराब है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, साथ वाला पढ़ने नहीं देता, घूमने फिरने का शौकीन है, और भी मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल सेलफोन की बात कर दी, ठीक है? गोल्डन स्टेटमेंट्स, हाँ, अच्छा, ये क्या गोल्डन स्टेटमेंट, बेड टाइम रिवीजन, ये क्या, स्कूल से सोने लगे, एकदम से बेल हुई, देखा मैसेज व्हाट्सएप पे, सर ने गोल्डन स्टेटमेंट्स भेज दी हैं। ये गोल्डन स्टेटमेंट्स क्या है?
लेक्चर के दौरान में जो सबसे अहम काम की बातें हैं वो आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से शेयर कर दी जाएंगी, ताकि 2 से 3 मिनट में रात को सोने से पहले आप उनको देख लें और रिवीजन हो जाए, और फिर अगले दिन सुबह जागने के बाद दोबारा देख लें, कंसेप्ट पक्का हो जाए। भाई ऐसा ही है ना, भाई हो सकता है क्लास में कोई कंसेप्ट स्किप हो गया हो, ध्यान इधर से उधर चला गया हो, बैठे बैठे बहुत सी सोची आती है ना। इसीलिए ये आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट्स आपको शेयर कर दे। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई अगर चाहें तो ऑप्शनल है, व्हाट्सएप नंबर शेयर करना होगा हमारे साथ, जिस पे हम आपको ये गोल्डन स्टेटमेंट्स सेंड कर सकें। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो शेयर, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, और उसमें मैं ये गोल्डन स्टेटमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये वाले भाई जो देख रहे हैं हमें, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेक्चर लीजिए, मोबाइल पे नहीं। मोबाइल पे लेक्चर्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, मोबाइल के बारे में एक्सपर्ट ये कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली डिवाइस है ये। इधर लेक्चर ले रहे होंगे, उधर से फौरन एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उस नोटिफिकेशन से फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, पता लेक्चर पीछे रह जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आते हैं, कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाते हैं। और फिर वैसे भी छोटी सी स्क्रीन, जब पैसे दिए हैं बड़ी स्क्रीन के, तो फिर छोटी स्क्रीन पे लेक्चर देखें, ऐसे है ना। वो पुराने जमाने में छोटे छोटे टीवी होते थे, मजा आता था टीवी में मैच देखने का, नहीं वो जो बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने का छोटी पे थोड़ी है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपने जब लेक्चर लेना है तो मोबाइल या, ताकि जो फोकस है वो ज्यादा हो, वो जितना ज्यादा एरिया फोकस में होगा उतना ही ज्यादा बेहतर है। रोज का एक लेक्चर लेना है, रोज कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है वो क्या? पेंडिंग लेक्चर। तो रोज का लेक्चर रोज निपटाते जाना है, कुछ भी हो जाए लेक्चर जरूर लेना है। ठीक है, और किस स्पीड पे लेना है? रेगुलर, 2x पे नहीं, 1.5x पे नहीं, रेगुलर। देखिए मूवी कभी आपने देखी है 2 स्पीड पे या 1.5? मूवी नहीं देखते तो लेक्चर, हालांकि मूवी में कोई समझने वाली बात नहीं होती, लेकिन वो भी आप नॉर्मली रेगुलर स्पीड, तो लेक्चर में तो फिर समझने वाली बात, टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस होते हैं हमारे लेक्चर में। क्या होता है? टेक्निक, वो सिर्फ सुनने नहीं होते, समझने भी होते। मूवी सिर्फ सुननी और देखनी होती है, समझने वाली मूवी नॉर्मली नहीं होती सिर्फ। लेकिन लेक्चर जो है सुनने वाला भी होता है, देखने और समझने वाला भी। और हमारे माइंड को प्रोसेसिंग के लिए ना, कोई चीज को एनालाइज करने के लिए, जहन में बिठाने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। इन शॉर्ट, स्पीड ऑफ लेक्चर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या बोला? स्पीड ऑफ लेक्चर में और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर इनवर्स। स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कम होती जाएगी। मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे, हर एक तो साइंसदान है तो अपनी चला ले। मेरा फर्ज है एक दफा मेरा बताना, आपको अमल करना ना करना आपकी मर्जी। सेल फोन, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ये बता दिया, डेली पढ़ना है आपने। हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लाजमी है क्या? मोबाइल दूर रखना है, मोबाइल को दूर रखना है। जितना ज्यादा मोबाइल दूर उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन करीब, जितना ज्यादा मोबाइल दूर, एंड वाइस वर्सा। स्टडी इन मॉर्निंग। अच्छा, ये मेरी सजेशन है कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो अगर मॉर्निंग में पढ़े जाएं तो ज़्यादा बेहतर। मेरी अपनी रूटीन यही है कि मैं मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ, क्योंकि इवनिंग में ना माइंड एग्जॉस्ट हुआ होता है, सारा दिन पता नहीं क्या कुछ ज़ाहिरा बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो जहन बिल्कुल जो है शाम के वक्त में एग्जॉस्ट हुआ होता है। उस वक्त फ्रेश जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है ना वो तो शायद आप कर लेते हैं, ठीक है, उनमें कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को करने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। इसीलिए बेहतर क्या है? मॉर्निंग में। बाकी हर एक की अपनी तरतीब होती है। अगर आप इवनिंग में कंफर्टेबल
इवनिंग में करें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन है मेरे। जी सर जी, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप तो लूट रहे हैं 20-22 हज़ार लेके, क्या ज़रूरत है? मर्जी आपकी, ज़बरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर इलीगल और अनएथिकल तो है ही, इलीगल और अनएथिकल तो है ही, किस आपका काम है। अच्छा, लेकिन कुछ डिफरेंट फैक्टर देखें, ये अगर मैंने बात स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए करनी होती ना, तो आपकी क्लास से पहले कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे सर्कुलेट करवा देता। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने डिसीजन कर लिया पढ़ने का, अब जाहिर है मुझे वही स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनको ये कंफर्ट देने के लिए, बताने के लिए है कि वो कैसे डिफरेंट हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने इधर उधर से लेक्चर्स लिए हैं। सबसे पहला याद रखिए, आई कैप हर अटेम्प्ट में आपने कभी सुना होगा कि एग्जामिनर 2-3 अटेम्प्ट के बाद चेंज हो जाते हैं, उसी तरह हर अटेम्प्ट में आई कैप का जो फोकस है वो चेंज होता है। आपको अगर फर्ज कीजिए, वैसे तो सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, आपको अगर सिलेक्शन करनी पड़े, एक चैप्टर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पिछली दफा पिछली अटेम्प्ट में पार्ट ए में से क्वेश्चन आ गया, नेचुरली इस दफा क्या करेंगे आप, पार्ट बी के ऊपर फोकस करेंगे। और ये नॉर्मली ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। आप अगर बिजनेस लॉ आपने पढ़ा है या दूसरे सब, तो आप देखें कि जो टॉपिक वो पिछले टेस्ट कर लेता है, अगर उसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो नेक्स्ट टाइम में वो टेस्ट नहीं करता। उसी तरीके से हम टीचर ने चूंकि एनालिसिस किया होता है तो हम अपना फोकस भी चेंज कर लेते हैं। अब पिछली अटेम्प्ट में जिस टॉपिक के ऊपर फोकस मैंने करवाया था प्रीवियस अटेम्प्ट, लेकिन वो क्वेश्चन आ गया, फर्ज कीजिए, तो क्या इस अटेम्प्ट में जो आज सेशन स्टार्ट हो रहा है, मुझे उन्हीं के ऊपर फोकस करवाना चाहिए कि दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जो अनटेस्टेड थे पास सेशन में? बताइए, खुद बताइए, किसके ऊपर करेंगे? दोनों, फोकस की बात कर रहा हूं, ज्यादा फोकस के अनटेस्टेड के ऊपर, और पिछली दफा वाले तैयारी में उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस हुआ होगा जो आई के आपने टेस्ट प्रोबेबली कर लिए हैं। तो ये एक फर्क होगा फोकस का। फिर उसके बाद बाजू का सिलेबस चेंज हो जाता है। अभी एज ऑन टुडे ऑडिट के सिलेबस में इस अटेम्प्ट में कोई चेंज नहीं है, एज ऑन टुडे। लेकिन आई कैप आपको पता है जंगल का बादशाह है, वो मिड ऑफ द सेशन भी रिवीजन करना चाहे तो कर सकता है, और करता भी है कुछ सब्जेक्ट्स में। तो अगर रिवीजन आ गई तो ऐसे स्टूडेंट को टेंशन रहेगी, वो इधर उधर पूछता रहेगा, कभी इन भाई से पूछेगा यार कोई रिवीजन तो नहीं आई, सर ने कोई बताया, कभी इनसे, इनको खुद नहीं पता, और सर ने जिसको बताया था सो रहे थे ये। तो रिवीजन नहीं पता चल पाती, और जो टॉपिक रिवाइज होते हैं नॉर्मली उनका टेस्टिंग का चांस ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जामिनर स्टडी अपडेटेड पास्ट पेपर की डिस्कशन, जाहिर है जो रिसेंट टाइम के पास्ट पेपर हुए हैं प्रीवियस सेशन में उनकी डिस्कशन थोड़ी होगी। नो एडिशनल स्टडी, प्रीमियम रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्रीमियम रिसोर्सेज क्या है? ये इतने छोड़े, ये अभी बताना, अभी इस लेक्चर में मैं कवर नहीं कर सकता। जितने प्रीमियम रिसोर्सेज आपके लिए अरेंज किए हुए हैं या प्लान किए हुए हैं, अभी एक लेक्चर में वो आप समझ भी नहीं पाएंगे, और मैं समझाना भी नहीं चाहता। वो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। एक तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, क्या? माइंड मैप। ठीक है, वो आपके साथ, और मजीद भी कुछ चीजें हैं, वक्त शेयर। नो इंटरेक्शन विद टीचर, भाई सवाल कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? जूम मीटिंग्स होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, यूट्यूब वाले पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं आपसे, हाँ जी, जिन्होंने 1500 में बेचे थे, हैं? देखा जवाब है। नो, अच्छा, सबसे अहम, ये सारी बातें एक तरफ, इनसे भी सबसे ज्यादा अहम नो टेस्टिंग एंड फीडबैक। याद रखें, टीचिंग 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, टीचिंग है 2 वे कम्युनिकेशन। मेरा पढ़ा देना सफिशिएंट नहीं है, मुझे आपको ये भी वैल्यूएट करना है कि सही समझ आई कि नहीं, एग्जाम लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? टेस्टिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी टेस्ट दे सकते हैं, फिजिकल वाले दे सकते हैं, और यूट्यूब वाले ये बना के उनके साथ शेयर करेगा, कहेगा नहीं ये सर आसिफ वाले ही हैं। चलें, बहरहाल ये तो कुछ हल्की फुल्की डिस्कशन थी। बाकी कोशिश करें कि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कॉलेज से रब्ता करके डिस्काउंट वगैरह ले लें।
इन चक्रों में ना ही पड़े तो बेहतर है, बाकी मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं लगता। सर्विसेज यू विल गेट, क्या क्या मिलेगा इस 20-22 हजार के बदले में? लेक्चर्स तो हैं ही, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स भी हैं, स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज इंशाल्लाह। और 27 जनवरी की डेट, 27 जनवरी का शुभ मुहूर्त निकला है जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर इसके अलावा रियल वर्ल्ड केसेस, कुछ केसेस हैं आपके साथ रियल। देखिए मैंने जैसे बताया ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो जब तक स्टोरीज साथ में ऐड ना हो प्रैक्टिस की, केस स्टडीज ना, तो समझ में नहीं आता। चूंकि हमने देखा 70% के करीब हमारा पेपर केस स्टडी बेस्ड है, तो आपको उन केस स्टडीज की एग्जांपल देना, और खासतौर पे रियल लाइफ एग्जांपल जहां से वो केस स्टडी निकली हैं, ठीक है, कैसे वो सिचुएशन, वो एग्जांपल्स भी हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। पास्ट पेपर की प्रैक्टिस हर कंसेप्ट के साथ होगी, हर कंसेप्ट। याद रखिए, जिस दिन आपने पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना, वो दिन आपने जाया किया, ऑडिट का कुछ नहीं सीखा। जिस दिन ऑडिट का पास्ट पेपर कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया, सिर्फ याद कर लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, क्वेश्चन नहीं किया, उस दिन ऑडिट में आपने नई चीज नहीं सीखी। तो हम हर चैप्टर के बाद नहीं, हर कंसेप्ट के बाद हर रोज तैयार हो जाएं। हर रोज आपको केस स्टडी करना पड़ेगी। सिर्फ आज के दिन आपकी माफी है, आज के दिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा, ओरिएंटेशन है ना, लेकिन रीडिंग असाइनमेंट आज भी दी जा रही है, ठीक है। वो आपके साथ ये पर्ची आपको मिली है, ये डेली इस तरह की पर्ची आपको, ये क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर इसके बाद होगा मेंटीमीटर है, माइंड मैप्स। माइंडीमीटर क्या है ये मैं आपके साथ बाद में, बल्कि अभी एंड में शेयर। ये होता क्या है, ये गेमिफिकेशन कंसेप्ट क्या है माइंड, ये मेंटीमीटर की वजह से गेमिफिकेशन के स्टूडेंट्स को कोई कंसेप्ट अगर इस तरीके से सिखाया जाए जैसे गेम्स होती हैं, जैसे कंपटीशन होता है, तो वो स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम करता है। तो गेमिफिकेशन को हमने अपने कोर्स में एम्बेड किया है, इंटीग्रेट किया है। अब ये किस तरीके से चलेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद है जी माइंड मैप, आपको बता दिया 1 पेज समरी। माइंड मैप क्या करता है, 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगा आपका। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम, सर जो याद करें भूल जाता है, याद करें भूल जाता है, हफ्ते बाद तो कुछ पता नहीं चलता क्या पढ़ा था, और हम रिवीजन करने की भी आदत नहीं होती। तो एक हमने डेवलप की है मेथड याद रखने के लिए, उसे कहते हैं ब्रेनस्केप, और एक मेथडोलॉजी है रिवाइज कर। सर आखिरी दिन इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, आखिरी दिन कैसे रिवाइज करेंगे हम 8 घंटे में, ठीक है। उसके लिए क्या है माइंड मैप्स, वो 8 घंटे में इंशाल्लाह जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह आप 8 घंटे के अंदर बड़ी आसानी के साथ पूरा सब्जेक्ट थ्योरी का रिवाइज कर पाएंगे। जो मैं बताता जाऊं वो करते जाएं, रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी, और अगर अपनी मर्जी करनी है आपने तो रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी। स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक आईकैप की बुक और दूसरा हमारी बुक, ठीक है। दोनों में से जो चाहे इस्तेमाल कर लें मर्जी, लेकिन कोई एक सेट इस्तेमाल करना है, या आईकैप की बुक और क्वेश्चन बैंक, या हमारा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और आपके लिए सजेशन ये, इसको करें क्रॉस, एडिशनल रीडिंग के तौर पर पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, फोकस आपने इसके ऊपर करना है। वैसे अगर जो स्टूडेंट आईकैप की बुक को यूज करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेली बेस के ऊपर जो भी पढ़ाएंगे ना उसका रेफरेंस आपको बता देंगे कि हमारी वाली बुक में इस जगह पे है, आईकैप वाली बुक में इस जगह। आईकैप की बुक का रेफरेंस भी आपको डेली मिला करेगा, ताकि जो स्टूडेंट आईकैप की बुक से पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वहां से पढ़ते रहें। लेकिन मेरी दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई सी एक सेलेक्ट कर, लेकिन एक सेलेक्ट करनी है, दोनों नहीं, बर्डन बढ़ेगा। दोनों में ठीक है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। ये थोड़ा अरेंज करने की कोशिश की हमने, यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, और क्वेश्चन को साथ साथ ऐड करते गए। मेरी रिकमेंडेशन है आप हमारी बुक से यूज करें। वो बुक्स अभी नहीं, कुछ हफ्ता लगेगा पब्लिश होने में, तब तक आपको नोट्स क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेक्चर प्लान क्या होगा जी, सुन लें, अभी गौर से अटेंटिवली सुनना है। हर रोज जैसे हमारा लेक्चर होगा तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट का डेली, 1.25 घंटे का तकरीबन लेक्चर होगा। हर रोज
मैं क्लास में आने से पहले हमारी टीम आपके साथ लेक्चर प्लान को शेयर करेगी, जैसे आज किया है। उस लेक्चर प्लान में लेक्चर नंबर होगा, कंसेप्ट्स होंगे, रेफरेंस होगा बुक्स का, और होम असाइनमेंट होगी। इसकी शक्ल क्या होगी? इसकी शक्ल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसकी शक्ल होगी कुछ इस तरह की, इस तरह का पेज, डेली बेसिक, ये क्लास के शुरू में, ताकि आपको पता चल जाए आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, पहले से तैयार हो। ठीक है, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं आपके साथ ये शेयर किया जाएगा। इसमें देखिए क्या, सबसे पहले ये सैंपल है, ये आज का नहीं है, ये सैंपल के तौर पे आपके साथ शेयर किया है। डेट होगी, लेक्चर नंबर होगा, किस दिन कौन सा लेक्चर नंबर था। हर रोज हमारा सीक्वेंशली लेक्चर नंबर ऐड होता जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा है? कैफेड। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 6। लेक्चर नंबर 32 जो है, इसमें आज कंसेप्ट्स क्या क्या डिस्कस करने हैं, ये कंसेप्ट्स होंगे। जैसे सबसे पहले जो कल होम असाइनमेंट दी थी, आज डिस्कस करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? नया कंसेप्ट। आज का नया, ये ऊपर वाला पोर्शन है पिछले दिन की होम असाइनमेंट, ये आज नया कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस, इंस्ट्रक्टर बुक का रेफरेंस, आईकैप की बुक का रेफरेंस। ये क्या है कि ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, अगर आईकैप की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे किस चैप्टर के किस पैराग्राफ में मिलेगा, अगर इंस्ट्रक्टर की बुक यूज कर रहे हैं तो किस चैप्टर के किस पैराग्राफ में मिलेगा, ताकि घर जाके आप उसको रीड कर लें। क्लास में जो सुना वो तो चले समझ आ गया, घर जाके भी रीड करना। और फिर घर जाके रीड करने के बाद ये क्या है नीचे? रिटन असाइनमेंट, जो घर से करके लानी है। ये रिटन असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ये देखे, हमारे चूंकि 2 वॉल्यूम होंगे तो वॉल्यूम 1 की असाइनमेंट लैदा, वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट लैदा। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम तो प्रीवियस एडिशन यूज कर रहे हैं, खासतौर पर रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ऐड होते हैं ना, जब सर प्रीवियस एडिशन यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर हमने प्रीवियस एडिशन का रेफरेंस भी दे देते हैं। आपने लेकिन असाइनमेंट करनी है एक ही एडिशन से। अगर तो आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपके लिए बेहतर क्या है? लेटेस्ट एडिशन यूज करें। और अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए बेहतर क्या है? पुराना एडिशन जो आपके पास है वो यूज करना बेहतर है। पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए पुराना बेहतर है एडिशन, नया नहीं। और नए वाले स्टूडेंट्स के लिए नया एडिशन बेहतर है, पुराना नहीं। जो दोस्त का था वो दोस्तों को भाई अपने पास रख ले, तेरे को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये रिटन असाइनमेंट भाई C5 लेवल पे जाके काम आता है। वो मेरा एक दोस्त है, उसके पास उसके जो FSC के नोट्स हैं वो भी पड़े हुए हैं। और एक दफा मैंने 1-2 टॉपिक्स तैयार करने थे तो उससे पूछा, उसने कहा मैंने बनाए, और बड़े अच्छे नोट्स बनाए थे उसने। तो आप जो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं ना, जो आपके नोट्स, जो आपकी बुक्स होती हैं, ये सारी जिंदगी काम आने वाली चीजें हैं, किसी को ना दिया करें। भाई ये असाइनमेंट क्लियर हो गए, यानी आपको लेक्चर प्लान मिला करेगा। लेक्चर प्लान में जो कुछ आपने पढ़ना है, आज के लेक्चर का सारा प्लान होगा। फिर होम असाइनमेंट भी होगी, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं सर होम असाइनमेंट हमने सुनी नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 8 कहा था, हम समझे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो छोड़ा। इसीलिए आपको रिटर्न फॉर्म में ये डेली होम असाइनमेंट दे दिया करेंगे। तो वापिस आते हैं जी, हर रोज आपको ये शीट मिला करेगी। फिर आपको माइंड मैप भी शेयर किया जाएगा। माइंड मैप जैसे आज शेयर किया गया, भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं माइंड मैप? अच्छा, अभी वो शायद आप जब निकल रहे होंगे ना तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो माइंड मैप शेयर किया जाएगा। फिर लेक्चर शुरू होगा। ये लेक्चर से पहले शीट शेयर करना, लेक्चर प्लान और माइंड मैप शेयर करना, इसका मकसद पता क्या है? आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं आज क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद टीचर लेक्चर का ओवरव्यू देगा। ओवरव्यू देने के बाद कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हो ना, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। जब
चेक पॉइंट आ जाएगा हमारा, यानी जब मैं अपनी तरफ से कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा और आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। उस वक्त आपके जितने भी क्वेश्चन हुए आपने सारे 1 बाय 1 पूछने हैं। चलते लेक्चर में क्वेश्चन नहीं पूछने का, चलते लेक्चर में क्वेश्चन नहीं पूछने। हाँ, जब चेक पॉइंट आ जाएगा उस वक्त 10 पूछे, 20 पूछे, 50 क्वेश्चन पूछे, भाई हाजिर है इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब देगा। ठीक, फिर इसके बाद जब लेक्चर एंड होगा तो उसमें 2 मिनट की क्विक रिवीजन होगी। क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि पूरे लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है एंड पे एक दफा रिवाइज हो जाए, वो एक दफा पक्का हो जाता है, जरा जो कुछ पढ़ा हो ना पता चल जाता है आज के लेक्चर में अहम चीजें कौन कौन सी थी। ठीक है, क्या हमें सारी अहम चीजें समझ आ गई हैं? तो क्विक रिवीजन में अक्सर भूल जाया करता हूं, तो आपने मुझे हर लेक्चर के एंड पे याद करवाना है, सर जी क्विक रिवीजन तो करवा दे 2 मिनट वाली। क्लियर? फिर इसके बाद होगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग यूजिंग LMS। अच्छा, इस दफा से आपके लिए एक और प्रीमियम कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। आप फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए LMS की एक्सेस भी कोशिश कर, कमिट नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे। उस पर क्या होगा, उस पर आपके नोट्स वगैरह होंगे, उस पर आपके क्विज होंगे, उसके आपके टेस्ट होंगे, इस तरह की चीजें, प्रैक्टिस मटेरियल होगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट क्या है कि आज के लेक्चर में क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो आपके लिए एक छोटा सा मिनी MCQs बेस्ड टेस्ट, छोटे से टेस्ट जो कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएं, वो तैयार करके डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि टेस्ट हो सके आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। किस लिए? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हर रोज हुआ करेगा। ठीक है, अब इसके लिए अगेन आपको हमें अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। फ्लैश कार्ड फॉर रिवीजन ब्रेन्स, ये मैं आपको बताया, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा ये कि कितनी चीजें हैं और किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। लेकिन सिर्फ इतनी 2 हरफी बात बता दूं, मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ नई चीजें मैं टेस्ट करता रहूं, और अगर कुछ चीज समझ में आए कि बच्चों के लिए ये फायदे की है तो आपके साथ शेयर करता रहूं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लाइन में है, 1 बाय 1 आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। कोर्स कब कंप्लीट होगा जी? 27 जनवरी 2024। कितने लेक्चर होंगे हमारे? 100 से ज्यादा। ये एंड में क्या लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, की टू सक्सेस इज प्रेयर। कामयाबी किसने देनी है? ना उस्ताद ने, ना आपकी मेहनत ने, किसने? अल्लाह ताला ने। तो दुआ हर रोज हाँ जारी रखनी है आपने, या अल्लाह कामयाब कर दे, या अल्लाह कामयाब कर, दुनिया में सिर्फ, आखिरत में भी। कामयाबी की कुंजी क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। तो नमाज के बाद दुआ जारी रखनी है, आप अपने लिए भी और इस भाई के लिए भी। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, कुछ समझ में आया हो तो पूछ लें, कुछ नहीं, शाबाश। तो चलें जरा क्विक रिवीजन कर लें। सब्जेक्ट सबसे अहम चीज क्या है? जजमेंट। जजमेंट यानी एज इट इज जो आपने सीखा है केस स्टडी में एज इट इज अप्लाई, रटे के सवाल में एज इट इज अप्लाई होता है, केस स्टडी में थोड़ा सोचना पड़ता है, तो सोचने की आदत डालनी है आपने। फिर इसके बाद फेल होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? अकाउंटिंग में पासिंग परसेंटेज, हालांकि अकाउंटिंग मुश्किल है लेकिन पासिंग परसेंटेज ज्यादा क्यों? प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। और ऑडिट में कम क्यों है? ये प्रैक्टिस कम करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन सीए का कौन है? मोबाइल। शाबाश, मोबाइल। जितना दूर उतना सीए पास। हाँ, ये लेक्चर एक दिन में कितना है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक दिन में कितना? हर रोज का एक लेक्चर ऑनलाइन वाले। और अगर जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट पे ज्वाइन करेंगे उन्हें एक दिन में 1.5 लेक्चर लेना है। 1.5 लेक्चर का ये मतलब नहीं दूसरा लेक्चर आधा सुन के उधर वही स्टॉप कर दे अगले, नहीं नहीं, इसका मतलब है इस तरीके से तरतीब रखनी है, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो। हफ्ते में 9 लेक्चर होने चाहिए जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे, और जो रिजल्ट के भी 1 महीने बाद
ज्वाइन। तो अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है ना, पहली दफा वो रिजल्ट के 1 महीने बाद हरगिज ना शुरू करे ऑडिट, ना हो पाएगा, ना हो हाँ, जो रिपीटर है, रिपीटर जिसने पहले भी दिया था, रिजल्ट आया 1 महीने के लिए, रिजल्ट के बाद जंगलों में निकल गया, ऐसे होता है ना, महीने बाद वो कहते हैं सर जी अब फैसला किया है कि हम, वो कर सकता है, लेकिन उसको रोज के 2 लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट पहली दफा ऑडिट पढ़ने लगा हो, उसके लिए बेहतर है रिजल्ट के फौरन बाद स्टार्ट फिर भी कर सकता है, उसमें ज्यादा मेहनत करके कवर हो सकता है, महीने बाद कवर ना हो पाएगा, नहीं करना। क्लियर जी? अच्छा, अब एक काम करना है आपने, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, पूछ लीजिए। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अब एक काम करना है आपने, मैंने बताया जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने के लिए, और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने के लिए और आप लोगों का एलएमएस पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। वो इंफॉर्मेशन हम लेंगे, मेंटीमीटर एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना मैंने आपसे, हाँ, उसके जरिए से ये इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। तो वो कैसे? अपना स्मार्टफोन निकालिए जरा, शाबाश, अब इजाजत है थोड़ी देर के लिए, जब उस्ताद इजाजत दे फिर वो काम कर सकते हैं। नेट नहीं है उधार ले लीजिए किसी से जी। एक वेबसाइट के ऊपर जाइए, ये वेबसाइट ये नजर आ रहा है आपको, menti.com, MENTI, menti.com, इस साइट पे जाना है, आउटसोर्स कर ले, जल्दी कर ले बारा, menti.com पहुंच गए। इस पे ये कोड एंटर करना है, 66831305 हाँ, ये छोटा सा सर्वे आपसे 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। ये सर्वे फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है तो आपका डाटा हमारे पास पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, menti.com, फिर उसके बाद ये जो कोड आपको नजर आ रहा है 66831305, 8 डिजिट्स है, इस पे जाइए, आपके सामने छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, आपने फिर क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है तो आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा, जिससे हम आपके अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, कर दिया डाटा एंटर आपने मेरे भाई ने, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर कोई ना शेयर करना चाहे अपनी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ना शेयर करे, लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे ना करें, और चाहे तो बाद में भी आके ऐड करवा सकते हैं अगर रह गया हो, ठीक है, लेकिन बाद में फिर मैन्युअली एंट्री होगी नीचे। कोड क्या है जी, कोड सुन लीजिए, कोड है हमारा 66831305, 66 कर लिया बस, ठीक है, एंड पे वो कह रहा होगा कुछ थैंक यू वगैरह, मैं जो भी है, हो गया जी, हो गया, एंट्री होगी, आपकी एंट्री हो गई, शाबाश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, तो कुछ समझ आया आप क्या? आज तो कुछ समझाया ही नहीं। हाँ हाँ, लर्निंग विल बी ए कर्व्ड, शाबाश। सुनो ने पूछा सर उधर लिखा है लर्निंग विल बी ए कर्व्ड, ये क्या मतलब है? बे हो गया, चलिए। अच्छा, अब ये लेक्चर के बाद ये लिंक काम नहीं करेगा, लेक्चर के बाद हम इसको डिसेबल कर देंगे, इधर उधर के स्टूडेंट्स ना आ जाएं, ठीक है ना, और भी कंट्रोल्स है हमारे पास। बहरहाल चलिए, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, ने कहा सर ये लिखा है लर्निंग विल बी ए कर्व्ड, इसका क्या मतलब है? जी जी पूछिए। सिग्नल नहीं आ रहे,
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जिनका हो गया ठीक है, उनके अकाउंट बनाए, बाकी स्टूडेंट्स मैन्युअली कर लीजिएगा। बाद में नीचे आके आप हम फॉर्म बनाएंगे, आप उसमें अपना नंबर लिख के दे दीजिएगा, ठीक है। को जो स्टूडेंट किसी भी वजह से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सके, वो आज कल परसों जब चाहें नीचे टीए रूम में आए, वहां पे हमारे एक टीए हैं आतिफ भाई, उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। वो आपसे कुछ इंक्वायरी करेंगे, एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब आपने दे देना है और वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। भाई कंट्रोल भी तो रखना है ना कि हमारे स्टूडेंट्स ही हों नोट्स। जी चलिए अब सुनिए, लर्निंग विल बी ए कव्ड, ये सुन लीजिए। ये ए से मिलती जुलती शक्ल लग रही है ना, सुन ले, जल्दी से खत्म कर रहा हूं बात को। यहां पे हम खड़े हैं, स्टार्ट पूछना है, यहां पे एंड। टोटल टाइम है हमारे पास 4 महीने, 4 महीने 4 मंथ्स में। कहां खड़े, यहां, पहुंचना कहां है, यहां। टाइम कितना है, 4 महीने। कितने अरसे में यहां पहुंचेंगे, मिड में, गलत, 2 महीने। कभी ये इस तरह की ये जो शक्ल है, ये पहाड़ जैसी शक्ल है, ये कभी आप में से किसी को अगर शौक हो, को पैमा कहते हैं उसको, तो उन्हें अंदाजा होगा कि यहाँ पे जो ये सफर होता है ना, ये वाला, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये मुश्किल होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और जब ये नीचे आ रहे होता है टाइम कम। तो स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं ना, पेजेस को मैच कर रहे होते हैं। सर टोटल सफ़े 250 हैं, लेक्चर हैं 100, और 10 लेक्चर्स हो गए हैं, इस लिहाज से 10 लेक्चर्स ना 25 सफ़े होने चाहिए थे, सफ़े हुए हैं 20। भाई ये टाइम पे ख़त्म नहीं होने लगा कोर्स, सर पीछे हैं ये, सर टाइम पे कोर्स ख़त्म नहीं, ऐसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना आप, इतने टॉपिक्स हैं। हालांकि और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, कोई टॉपिक कम्प्लेक्स होते हैं, कोई नहीं होते, कोई इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को सीखना हो तो जो शुरू का फेज होता है वो मुश्किल होता है, एंड वाला फेज आसान होता है। इसलिए अभी बता रहा हूं ताकि एंड में ये ना कहें और सर एंड में आपने भागम भाग कर दिया, ठीक है। आधे टॉपिक्स आपने 2.5 महीने में करवाए और आधे 1.5 महीने में करवाए, ये नेचुरल होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इधर आपने डिटेल में पढ़ने हैं, बेसिक्स में इधर आपको पढ़ा रहा हूँगा। बहुत से टॉपिक्स एडवांस के आप ऑलरेडी, बहुत से क्वेश्चन आप पूछेंगे ना तो मैं जवाब दूंगा कि डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट अभी बता रहा हूं। और फिर इसके अलावा जो स्टार्ट होता है ना, बेस बिल्ड करना, वो मुश्किल होता है, वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जहन में रखिएगा, शुरू का 50% सिलेबस हमारा 60% टाइम में कवर होगा। क्या बोला, शुरू का 50% सिलेबस 60% टाइम में, और बाद वाला 50% सिलेबस तो आपने ये आज पहले दिन कह रहा हूं, आपने फिर एंड में ये नहीं कहना सर ने एंड में जल्दी भागम भाग किया, नहीं, लेकिन वो प्लान किया हुआ है कि आपके ओवरबर्डन ना हो, ठीक है, वो हमने प्लान किया, उसको छोड़ दो। भाई ए कर्व समझ आ गई क्या है। और ये सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में नहीं, आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से होता है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अच्छा, ये करीब ही मस्जिद है, 1 मिनट के फासले पे, 1:30 बजे नमाज, 1:30 बजे जमात है, ठीक है। फौरी तौर पे वहां पे पहुंच जाएं, फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद ताकि आप ऑडिट पढ़ना शुरू कर दें और दूसरे सब्जेक्ट्स भी, ठीक है जी, और असाइनमेंट्स वगैरह करें जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, आखिरी फैसला आपका। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।